गूगल इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए बना है बिकॉज इट मेजरली फोकसेस ऑन यूजर एक्सपीरियंस कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज की क्वेरी के लिए 10 वेबसाइट में जाना पड़ रहा है तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसीलिए बाकी सर्च इंजन पीछे रह गए। सर एआई इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है, सब आजकल एआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो एआई है वो कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को कैसे रिशेप कर रहा है? एआई जब से यूज हो रहा है 4-5 सालों से, जो सबसे ज्यादा कोई सेक्टर अफेक्ट हुआ है वो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग का हुआ है। कहीं ना कहीं टाइम सेविंग तो है बट क्रिएटिविटी बहुत लैक कर दी है। अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास एक ही जैसा स्किल सेट है तो आप कैसे चूज करोगे कि मुझे जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट चाहिए। कई लोगों की थिंकिंग होती है किसी के नीचे काम नहीं करना, हम अपना प्रोडक्ट करेंगे। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो फ्री में आप यूज कर सकते हो अपनी मार्केटिंग के लिए। एडवर्टीजमेंट शुड नॉट बी द हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पे चर्चा विद प्रिलिका सर्विसेज। आज हमारे साथ हैं हमारे सीनियर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हु हैज 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नितिन बेला। हेलो सर, हाय। कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे। सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग होने वाला है, उससे रिलेटेड टॉपिक होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से ही। जी, तो आप हमें थोड़े से बेसिक्स बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग होते क्या है और अभी ये इतना ज़्यादा हाइप में क्यों है या फिर इतनी डिमांड क्यों है? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इट डिफरेंटली, क्योंकि कई लोगों को जिनको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है। अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, थोड़े बहुत बूस्ट कर रहे हो, सो दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। बट सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पार्ट है, एड्स है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग और ऐसे कई सारी चीज़ें। सो बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग है, आप मार्केटिंग ही करते हो बट अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो आप करते हो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करते हो। अगर बोला जाए कि अब इसका सबसे ज़्यादा क्यों इतना ज़्यादा स्कोप हो चुका है, सो आंसर बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अप्रोचेस आप इतना कोई यूज़ करता नहीं है ना। बैनर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, ये अब कोई इतना ज़्यादा देखता नहीं है। एक बच्चे से लेकर एक एडल्ट पे जाओ, अब हमारे पेरेंट्स खुद भी अब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। सो उनको टारगेट करना थोड़ा ईज़ी है डिजिटल मीडिया के थ्रू। सो सर, जैसे कि आपने एसईओ के बारे में बात की, तो ये एसईओ क्या होता है एंड ओवर द इयर्स ये कैसे इवॉल्व हुआ है? हमारे एआई भी आ गया, तो एआई के साथ भी कैसे इवॉल्व हो रहा है? ओके। सो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा बहुत भी कोई रिलेट करता है तो उसे पता है कि एसईओ क्या होता है। एंड बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, एसईओ का सिंपल मीनिंग है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना। अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का मतलब है आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा लेके आ रहे हो। ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो आपके पास सेल्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एसईओ इज़ बेसिकली रैंकिंग योर वेबसाइट। एंड ओवर द ईयर्स अगर मैं बात करूँ कि क्यों इतना इसमें चेंजेस ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और लास्ट के 3-4 साल में तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बिकॉज़ अगर आप बात करें वेबसाइट्स की तो अब बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आपके पास गूगल पे हैं। तो हर एक को मैनेज करना, आप जैसे अगर मैं बात करूँ कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो पढ़े लिखे होते थे उनकी जॉब ईज़िली लग जाती थी। लेकिन आजकल के टाइम में सबके पास स्किल सेट है, सब पढ़े लिखे हैं, तो किसको जॉब देनी है? अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों के पास एक ही जैसा स्किल सेट है, तो आप कैसे चूज़ करोगे कि मुझे जॉब के लिए कौन-सा कैंडिडेट चाहिए? तो सेम गोज़ फॉर वेबसाइट्स एज़ वेल, कि वेबसाइट बहुत ज़्यादा है। अगर आप ई-कॉमर्स में ही देख लो तो मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है। तो हर इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप बात करोगे कि किसको नंबर 1 पे रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है पैरामीटर सिंपल नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कंक्लूड हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ एआई ने इसको कितना चेंज किया है, तो पहले एसईओ ऐसा होता था कि कीवर्ड बेसिस पे ज़्यादा चलता था कि अगर आपने कीवर्ड इंक्लूड कर रखा है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं उसको अपने कंटेंट में जितना ज़्यादा डालूँगा, जितना अच्छे तरीके से डालूँगा और जितना उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस था पहले के टाइम पे। लेकिन अब क्या है कि सबको पता है कि कैसे लिखना है कंटेंट, कैसे कीवर्ड डालना है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में यही बताया जाता है कि आपको कीवर्ड ज़्यादा बनाने हैं, कीवर्ड ज़्यादा रखने हैं, ठीक है? 2 टू 3% आपको रखना है। लेकिन अब ऐसा है कि जब सबको ही ये पता है तो सबका कंटेंट एक जैसा ही होगा। अब कैसे उसको देखना है कि किसको रैंक करना है, किसको नहीं करना है। सो एआई एल्गोरिथम अब जो गूगल के पास है, जैसे बर्ट है, हमिंगबर्ड है, पांडा है, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो इन चीज़ों को चेक करती है। अगर उसमें देखा जाए तो उसमें क्या चेंजेस हुए हैं कि अब वो जो कंटेंट है ना वो इंटेंट देख रहा है कि यूज़र ने जो क्वेरी पूछी है या यूज़र ने जो भी चीज़ सर्च किया है, उसके बेसिस पे जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी भी होना चाहिए। यूज़र जो चीज़ पूछ रहा है, उसको एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से आंसर कर रहा है कि नहीं, उसकी सारी क्वेरीज़ सॉल्व कर रहा है कि नहीं।
तो उसके बेसिस पे जो एआई है ना, अपना नेचुरल एनएलपी जिसको बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वो चीज़ें देखती है कि जो किसी ने क्वेरी पूछी है उसके हिसाब से जो बेस्ट आंसर है, किसने बेस्ट तरीके से उसको लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड किया है यूज़र को, ताकि उसको इधर-उधर ना जाना पड़े। बेसिकली क्वालिटी ऑफ कंटेंट। बिकॉज़ डेफ़िनेटली अब उसमें ऐसा है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल गूगल इतनी बड़ी कंपनी इसीलिए बना है बिकॉज़ इट मेजरली फोकसेस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है? उसका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ की क्वेरी के लिए 10 वेबसाइट में जाना पड़ रहा है, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है ना? इसीलिए बाकी सर्च इंजन पीछे रह गए। गूगल ने ये चीज़ पहले ही समझ ली थी, उसको था कि अगर किसी ने कोई चीज़ सर्च की है, तो उसको आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए और पूरा मिल जाए। तो जो वेबसाइट और जो कंटेंट वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाएगा, वही आपके पास टॉप में रैंक करेगा। सो ओवर द ईयर्स ये इसमें ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। ओके। हुँ। सर जैसे एसईओ की हमने अभी बात किया है, तो एक एईओ भी नया टर्म आ गया है। तो क्या है इसका मतलब और कैसी है एसईओ से डिफरेंट है? ओके, सो एईओ स्टैंड्स फॉर आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। बेसिकली क्या है कि अब थोड़ा जो हमारी सर्च है वो थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट हो गई है। आजकल की दौड़ती भागती ज़िंदगी में सबको जल्दी अपने आंसर चाहिए, जल्दी-जल्दी उनको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, है ना? सो ऐसे केसेस में एईओ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एईओ इज़ नथिंग बट एसईओ ही होता है एक तरीके से, बट थोड़ा-सा काम करने का तरीका उसका अलग है। कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल जितने भी एआई टूल्स आप यूज़ करते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड एआई, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ पूछ रहे हो, सो व्हाट इज़ डूइंग अंडर द हुड कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ कर रहा है और आपके लिए एक बेस्ट आंसर लेके आ रहा है। अगर ये ना हो तो हम क्या करेंगे? हम किसी चीज़ को सर्च करेंगे, हम सारी वेबसाइट में जाके देखेंगे और कंपेयर करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको शूज़ खरीदने हैं, सो आप क्या करोगे? आपके पास जितने भी आ रखे हैं आंसर वेबसाइट जितनी भी आ रखी है, जैसे मिंत्रा है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो आप हर एक में जाके देखोगे। आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको चूज़ करोगे। बट कंपेयर तो आप कर पा रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपका टाइम भी कंज़्यूम हो रहा है। सो एईओ इसमें क्या करेगा, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो एक कॉम्पैक्ट आंसर आपको बना के दे देगा, आप किसी इस जगह पे डायरेक्टली कर लीजिए और आपको कंपैरिज़न भी शायद से ज़्यादा ना करना पड़े। तो एईओ इज़ बेसिकली एसईओ के बेस पे ही चलता है। एनालाइज़ करेगा, अगर सपोज़ करो कि मैं रैंक में दूसरे नंबर पे आ रखा हूँ, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड में और उस पर्टिकुलर कीवर्ड से किसी ने क्वेरी की है, चैट जीपीटी में, किसी भी उसमें, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें सर्च इंजन पे ही जाकर एनालाइज़ करती हैं और उसके हिसाब से जो बेस्ट आंसर निकल के आता है, वो ही देती है। तो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था इसके बारे में कि जब हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहे थे, वो गूगल सर्च पे भी उतने ही नंबर पे आ रहा था, वैसे ही तरीके से आ रहा था जैसे आपके पास चैट जीपीटी में भी आ रहा था। सो है वो एसईओ ही, लेकिन उसे एक थोड़ा-सा नई टर्मिनोलॉजी दे दी गई है, एईओ दे दिया गया है, थोड़ा-सा इवॉल्व हो चुका है एसईओ। एसईओ का अपना काम ऐसा कुछ है नहीं कि एसईओ खत्म हो गया या चैट जीपीटी खुद आंसर बना के दे रहा है। चैट जीपीटी या कोई भी एआई आंसर बना ही नहीं सकता है, उनको डेटा चाहिए। जो मेजर डेटा उनको पहले प्रोवाइड कर दिया गया है और रिसेंट के 2022 के बाद से जितने भी एआई टूल्स हैं, हम जितना उसमें सर्च कर रहे हैं, अपना इनपुट डाल रहे हैं, अपना डेटा डाल रहे हैं, वो उस पे भी फीड करता है। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हो रहा है कि हम जितना उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो उसके बेसिस पे एनालाइज़ करके हमको रिज़ल्ट देगा। वो खुद से कुछ नहीं बना रहा है। उसके हिसाब से, आपकी क्वेरी के हिसाब से एनालाइज़ करके उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आपको दे रहा है। अब वो बेस्ट आपके लिए है या नहीं, अ, वो आपको देख के ही पता चलता है। सर एआई इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है, हम सबको पता है, इतने नए टूल्स आ गए हैं, नए मॉडल्स आ गए हैं, सब आजकल एआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो एआई है, वो कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग को कैसे रीशेप कर रहा है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई जब से यूज़ हो रहा है 4-5 सालों से, तो कंटेंट मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर अफ़ेक्ट हुआ है, वो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग का हुआ है। बिकॉज़ डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है कई केसेज़ में, है ना? आपको कोई पोस्टर बनाना है, कुछ बनाना है, आप एआई को प्रॉम्प्ट दो, आपको बना के दे दे रहा है ना? अ, कहीं जगह पे वो सही भी होता है, कहीं जगह पे वो गलत भी होता है। देखिए, यूज़ करने पे बात है, आप उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। व्हाट आई पर्सनली नोटिस कि एक जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ा खत्म हो चुकी है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको कोई फूड पसंद है, कहीं पे जाकर आप खाना खाते हो, तो क्या होता है कि वो जितनी बारी जाओगे वैसे ही खाना देगा, है ना? सो अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना हो, कुछ करना हो, नहीं कर सकते हो। बट अगर वही सेम चीज़ आप घर पे बनाते हो हर बारी, तो आप उसको अलग-अलग तरीके से बना सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। सो इट इज़ एक्ज़ैक्टली द केस विद एआई। आप उसको जितने प्रॉम्प्टिंग दोगे, जैसा दोगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके देगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप खुद एक स्क्रैच लेवल से बनाते हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी डाल सकते हो। सो हाँ, कहीं न कहीं टाइम सेविंग तो है, बट क्रिएटिविटी बहुत लैक कर रही है उस चीज़ में। तो सर कंटेंट मार्केटिंग से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक कंपैरिजन है पेड प्रमोशंस में और जो नेचुरल ग्रोथ होती है हमारे कंटेंट की। आपको ये लगता है कि मोर इफेक्टिव क्या होता है? ओके, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज़ राइट नाउ लोग फ़ोकस करते हैं कि जल्दी रिज़ल्ट चाहिए उनको।
तो वो पेड मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवर्टाइज़मेंट शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। आपको पहले एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है और ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनिकली उसको कर सकेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे ऐड चलाना है। ऐड का बेसिक क्या है? आपके पास स्पेकुलेशंस होती हैं कि भई यहाँ दिखाना है, इस जगह पे दिखाना है, इस एज ग्रुप को दिखाना है। अब जब ये डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे दिखाओगे? अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ऐड चलाओगे, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर चलाना है, लेकिन आपने चला दिया। अब रिज़ल्ट आएँगे, देन आप लर्न करोगे। तो पहले आपने पैसा वेस्ट कर लिया है और करते रहोगे जब तक आपको ऑडियंस आपके परफेक्ट मिल नहीं रही है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए, तो ऑर्गेनिक में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ जभी भी आएगी तो डेटा आपके पास तभी भी आता है, बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आपके पास डेटा सारा अवेलेबल होता है। तो ऑर्गेनिकली करके जितने ब आपके पास डेटा आता है, आपको सब कुछ पहले से पता है। अब आप अगर ऐड चलाते हो, आप बहुत एफिशिएंट ऐड चला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ पता है कि मुझे कहाँ दिखाना है, किधर दिखाना है। तो जो एरर के चांसेस है वो कम आपके पास हो जाते हैं, ठीक है? अगर कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो तो उनको तो पैसा कमाना है। तो डेफिनिटली अगर आप पैसा खर्च करोगे, वो ट्राई करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट देने का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इफ़ेक्टिव कितना होगा, तो वो चीज़ हमारे ऊपर है। अगर आप ऐड का स्ट्रक्चर देखो ना, तो कंपनी खुद कुछ क्लेम नहीं करती है कि हम चला रहे हैं ऐड, वो उसने आपको सब कुछ दे दिया है। स्क्रैच 0 से लेकर 100 तक पूरा ऐड आप ही बनाते हो। अगर वो ऐड नहीं चलता है, आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते कि मेरा ऐड नहीं चल रहा, आपकी वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि बनाया है आपने, है ना? तो क्या करना होगा, आप उनको बोलोगे आपके ऐड में ये प्रॉब्लम है, इनको सही कर दो। आपने तो अपना पैसा वेस्ट कर दिया ना फर्स्ट टाइम पे। तो उनका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो पेड प्रमोशन होगा उनको तो ज़्यादा ही वो सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ वहाँ से उनकी अर्निंग हो रही है ना? फ्री में कोई चीज़ कितनी दी जाएगी? तो डेफ़िनेटली उधर है, लेकिन अगर आप देखें ऑर्गेनिक अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो उससे आप इफ़ेक्टिव एड्स बना सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक शुड ऑलवेज़ बी द फर्स्ट चॉइस। ऑर्गेनिक ग्रोथ के पीछे आपको जाना जाना चाहिए एंड देन जब आपके पास आपको एक प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, सारी चीज़ की नॉलेज हो गई, तब आपको हमेशा एड्स चलाने चाहिए। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी कंटेंट को प्रमोट करते हैं, बूस्ट करते हैं, तो उससे जो ऑर्गेनिक रीच होती है वो भी कम हो जाती डेफ़िनेटली होती है, हर बारी होता है ऐसा। बिकॉज़ आप बूस्ट कर रहे हैं, बूस्ट किस बेसिस पे होता है? बूस्ट का बेसिक एल्गोरिदम ये है कि जिन लोगों को आपने फ़ॉलो किया है, जो लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, हैशटैग जो आपको लगा रखे हैं, वो उसमें बूस्ट कर रहा है। वो बस जाके देख रहा है। दिस इज़ काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है? अब उससे ऑर्गेनिक ग्रोथ क्यों कम होगी? इसके पीछे थोड़ा-सा साइंस है, ये बोल सकता हूँ मैं। एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। आपने क्या किया, आपने बूस्ट किया, आपको रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिले। फिर आपने ऑर्गेनिक किया, आपको रिज़ल्ट ही नहीं देखने को मिल रहे, तो आपके माइंड में क्या चलेगा, मैं बूस्ट करके मुझे ज़्यादा रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो मैं करता रहूँगा। ऑब्वियस सी बात है। तो कंपनी तो यही चाहती है ना कि आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करो। मैं खुद अपने टाइम पे 2019 और 20 के टाइम पे हमने फुली ऑर्गेनिक ही काम किया था। उस टाइम पे हमको पैसा मिलता ही नहीं था ऐड चलाने का। और उस टाइम पे भी हम मिलियन-मिलियन के व्यूज़ लेके आ जाते थे। बस उसके पीछे ट्रिक होती थी कि क्या करना है, लोगों की फीलिंग्स को कैसे अटैक करना है, लोग क्या चीज़ पसंद करेंगे, है ना? वो चीज़ें होती हैं। जैसे इंडियन आर्मी हो गया, है ना? अब देश में जो भी चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए, अब तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कुछ भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, है ना? आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स में हो गया, है ना? कई चीज़ें ऐसी जो एवरग्रीन रहती हैं। सो आपको एवरग्रीन टॉपिक्स आप जितना चूज़ करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, बट हाँ, कहीं न कहीं ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनऑर्गेनिकली करते हो या फिर पैसा खर्च करते हो, तो आपको ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। इफ़ेक्टिव करने के लिए आपको थोड़ा-सा देख पहले ऑर्गेनिकली करना पड़ेगा है। ज़रूर। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये हुँ, मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर हम अपना कंटेंट बूस्ट करते हैं, हाँ, तो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि ये अकाउंट तो बूस्ट कर ही रहा है, इस पे एग्ज़ैक्टली, भी पैसा मिल ही रहा है। डेफ़िनिटली। तो अब अगर ये एक ओरिजिनल कंटेंट डालता है, तो हाँ, इसके कंटेंट को इतना बूस्ट नहीं कराएँगे आप, क्योंकि ये इस अकाउंट से हमारे पास पैसा आएगा। डेफिनिटली अगर हम इसे बूस्ट नहीं कराएँगे तो पैसा देगा। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा भी करता है इंस्टाग्राम। डेफ़िनिटली आप नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी चीज़ में एक चीज़ ट्राई करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। अगर आप कोई रील डाल रहे हो, तो बूस्ट वाली रील करना जिसकी ऑर्गेनिक रीच अच्छी है। पहले उसकी ऑर्गेनिक रीच जाने दीजिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक रीच में तो ठीक है वो ले ही आएगा। आप पहले नोटिस कीजिए कि ऑर्गेनिक रीच किसकी अच्छी जा रही है। आपने 3 वीडियो डाली, आपने देखा कि इसकी ऑर्गेनिक रीच अच्छी जा रही है, अब मैं इस पे बूस्ट करती हूँ, तो आपको ना उसके रिज़ल्ट उससे डबल देखने को मिलेंगे 100%, बिकॉज़ जो ऑर्गेनिकली ही इतना अच्छा पहुँच गई है, तो बूस्ट करके वो और ज़्यादा अच्छी जाएगी। तो बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर टारगेट करना है, कैसे करना है, फिर आप ऑर्गेनिकली करो, चाहे इनऑर्गेनिकली करो, आपको दोनों में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। मेबी जो हमें बूस्ट करना हो वो 2-3 दिन तक हम वेट करें, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। उसके बाद बूस्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही डिफरेंस देखने को मिलेगा।
ओके सर, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है? डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में ही अगर आप ओवरव्यू भी देखें, एनालिसिस भी देखें, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग से अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती है बिकॉज़ इसमें इतना पैसा जाता ही नहीं। कई चीज़ें फ्री में ही हो जाती हैं। अगर आप रील बना के नॉर्मली डाल भी रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो भी आपको अच्छा खासा एंगेजमेंट देखने को मिल जाता है और कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हो अपनी मार्केटिंग के लिए। तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप डिजिटल मार्केटिंग उन सब करियर्स में से एक है जी, आप इसमें जॉब भी कर सकते हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करनी है। आपने बोला नहीं मुझे सेल्फ के लिए करना है, तो आप सेल्फ के लिए कर सकते हो और एक ही टाइम पे दोनों भी कर सकते हो कि सुबह गए हो, आप जॉब करके आ रहे हो और आपको कुछ कोई कोई पर्सनल प्रोडक्ट है उस पे कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है आपको अगर सपोज़ करो कुछ भी आता है मतलब डिजिटल मार्केटिंग ने ऐसा किया है कि आप जैसे इंडिया में थोड़ा-सा जो पहले लैक करता था ना कि एक स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी हर एक चीज़ की होनी चाहिए जॉब में ना। पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट वालों की गवर्नमेंट की जॉब है, आईटी में ही जॉब है तो ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि क्रिएटर्स को भी एक बहुत इंडिपेंडेंस मिली है। वो भी अपने कंटेंट से कमा सकते हैं और कई केसेज़ में तो उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं जो अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है? तो उन्होंने एक फ्रीडम दी है। तो आगे जो इंडिया में हो रहा है ट्रेंड लोगों को हो रहा है कि मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगा। बाकी चीज़ें मैं देख लूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया में वीडियो क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बने हैं, है ना? आर्ट क्रिएटर बहुत ज़्यादा बने हैं। तो इसका रीज़न ही है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप देखो क्योंकि उनको पता है कि प्रमोट करना उन्हें आ चुका है। अब उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं डायरेक्टली। आप कुछ भी कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, भले ही आपको खुद का आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ्रीडम देता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है? एंड जो इसकी सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, इसको कोई भी सीख सकता है। ऐसा कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ ऐसा भी नहीं चाहिए कि आपका दिमाग बहुत ही शार्प होना चाहिए, नहीं एक कॉमन सेंस अगर आपके पास है। एक बहुत पहले एक मैंने कोट पढ़ा था कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ जस्ट कॉमन सेंस रैप्ड अप इन डिजिटल वर्ल्ड। एक कॉमन सेंस है, अगर मुझे पता है कि यहाँ पर 10 लोग हैं, 10 में से मेरे 4 इंटरेस्टेड हैं, मुझे मुझे पता अगर है, तो मैं जाके उन 4 को अप्रोच करूँगा, मैं 10 को तो नहीं करूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है 6 तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स कॉमन सेंस। तो जिसका कॉमन सेंस जितना ज़्यादा अच्छा होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग भी उतनी अच्छी कर सकता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फील्ड व्हिच इज़ फॉर एवरीवन व्हिच आई पर्सनली थिंक कोई भी इसको कर सकता है, किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है और आप चाहो तो खुद का कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो। सो ये आपको हर एक तरफ से फ्रीडम देता है। बहुत अपॉर्चुनिटी। बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करता है। आप एज़ एन एम्प्लॉयर भी बन सकते हो, है ना? आप हमेशा सपना देखते हो कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कई लोगों की थिंकिंग होती है किसी के नीचे काम नहीं करना, हम अपना प्रोडक्ट करेंगे। तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हो। आपने खुद किया, आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ किसी के भी साथ अपने स्टार्ट कर सकते हो। कई बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो घर पे ही चल रहे हैं, है ना? कि जैसे लेडीज़ हैं जो घर में उन्हें निटिंग आती है, तो निटिंग कर रहे हैं उनके मेरे कुछ जानने में तो उन्होंने उनको ये बोला कि आप कुछ केस कवर क बना दीजिए, इस तरीके की चीज़ें बना दीजिए। वो घर पे बैठ के बना रहे हैं और वो घर पे बैठ के कमा रहे हैं। सो इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या होगी? डिजिटल मार्केटिंग का इससे बढ़िया यूज़ और कुछ हो नहीं सकता। बड़ी कंपनीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, सेल्फ वाला भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, इनसाइट्स के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आगे चल के भी इवॉल्व होता रहेगा। हमने इस पॉडकास्ट से सीखा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चली, बहुत सारे ट्रेंड्स पता चले। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म रहना चाहिए। एब्सोल्युटली एंड आई पर्सनली थिंक कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी चाहिए। आजकल के फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे सो उतना ही आपको एडवांटेज होगा, आप उतना ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड होप वी विल डू दिस अगेन। Thank you so much, sir. And if you like our video, don't forget to subscribe to our channel. Comment below what else should I make next. मिलते हैं हम अगले टक पे चर्चा पे।